हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग यूनिट सोल्यूशन जो लेकर चल रहे हैं फर्स्ट पेपर में, उसमें हम लोग आज दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मोललता और मोल प्रभाज। ठीक है, इन दोनों टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं विलेन चैप्टर से। तो आ जाइए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। देखेंगे हम लोग मोललता, हेडिंग लगाएंगे मोललता। कल हम लोगों ने नॉर्मलता और मोललता पढ़ी थी और आज हम लोग पढ़ेंगे मोललता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या कहते हैं? मोलैलिटी। मोलैलिटी, ठीक है। तो देखिए, नॉर्मलता और मोलरता जो दो टॉपिक पढ़े थे, बिल्कुल उसी से मिलती जुलती मोलरता भी होती है। मोलरता में बस इतना होता है कि विलेय जो होंगे उनकी संख्या तो मोल में ही होगी, लेकिन जो यहाँ पर विलयन का आयतन लेते थे हम लोग नॉर्मलता और मोलरता में, तो विलाय यहाँ पर मोलरता में हम लोग क्या लेते हैं? विलायक का भार लेते हैं। क्या लेते हैं? विलायक का भार। ठीक है, तो देखेंगे, लिखेंगे किसी 1 किलोग्राम विलायक में, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। ठीक है, और इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अब क्योंकि यहाँ पर फार्मूला क्या बनेगा, इसलिए मोललता यानी कि स्मॉल m क्या हो जाएगी? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल अपॉन विलायक का भार। अपॉन में लिखेंगे विलायक का भार, और विलायक का जो भार रहेगा वो किलोग्राम में रहेगा। ठीक है, विलायक का भार काहे में रहेगा? किलोग्राम में रहेगा। तो यहाँ पर विलेय के मोल तो आपको पता ही मोल क्या होता है। मोल बराबर, चूंकि मोल बराबर क्या होता है, इस फार्मूले का और अगर विस्तार करें तो मोल बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे अणुभार। मोल बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो हम लोग मोल की जगह पर ये भी रख सकते हैं, विलायक का भार बटे अणुभार। तो यहाँ से सूत्र क्या बनेगा? इसलिए मोललता जो हो जाएगी, मोललता हो जाएगी क्या? स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोल की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? विलेय का भार, और विलेय का भार यहाँ पर काहे में रहेगा? ग्राम में। और पान में विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और फिर क्या रहेगा? इंटू विलायक का भार, वो भी काहे में? किलोग्राम में। ठीक है, तो ये सूत्र बन जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लिखें, इसके प्रतीक यूज कर लेंगे। विलायक का भार हम लोग कैसे दिखाते थे? WB से।
रहेगा ग्राम में। विलेय का अणुभार हम लोग दिखाते हैं MB से, इंटू विलायक का जो भार रहेगा यहाँ पर WA रहेगा, और काहे में रहेगा, किलोग्राम में। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है और इसी फार्मूले से आपके न्यूमेरिकल लग जाएंगे। ठीक है, अगर इसका मात्रक देखें तो मात्रक भी इसका देख लें। मात्रक इसका क्या हो जाएगा, मोलरता का मात्रक होता था मोल प्रति लीटर, और यहाँ पर मोललता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम मात्रक हो जाएगा किसका, मोललता का। तो बहुत ही सिंपल है मोललता टॉपिक। किसी एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। मोललता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, और मोल बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो मोल की जगह पर जब ये रख देंगे तो बन जाएगा हमारा सूत्र, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार किलोग्राम में। वहां ये सूत्र हमको प्राप्त हो जाएगा। m बराबर विलेय का भार WB में हम लोग लेते हैं, और विलेय का अणुभार हम लोग दिखाते हैं MB से, और विलायक का भार दिखाते हैं WA से। ये सूत्र बन जाएगा और मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, फिर इससे संबंधित सवाल कैसे आते हैं देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे हम लोग सवाल, मोललता से संबंधित एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। सवाल कह रहा है 2.5 ग्राम CH3COOH, यानी कि कौन, एसिटिक अम्ल है। क्या है ये, CH3COOH क्या है, एसिटिक अम्ल। 2.5 ग्राम CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में बने, यानी कि 75 ग्राम बेंजीन में कौन घुला है, 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल। तो जो विलेन बना उसकी मोललता ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो हमको तो मोललता का फार्मूला पता ही है। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और इंटू विलायक का भार किलोग्राम में, वही फार्मूला लगाना है। तो जो जो चीजें हमको इसमें दे रखी है सवाल में हम लोग लिख लेंगे। इसमें देखो विलेय का भार, विलेय का भार यानी कौन, WB, और दे रखा है कितना, 2.5 ग्राम। ठीक है, और फिर विलेय का अणुभार भी हमें जरूरत पड़ेगी, वो भी निकाल लेते हैं। विलेय का अणुभार भी निकाल लेते हैं। तो विलेय का अणुभार हम दिखाएंगे MB से। विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा, एसिटिक अम्ल है यहाँ पर विलेय, तो विलेय के रूप में हमारा यहाँ पर कौन आया है, एसिटिक अम्ल है CH3COOH। इसका जरा अणुभार निकाल लें। तो CH3COOH में देखिए कार्बन कितना आया है, 1 और 2 आया है। तो कार्बन 1 का होता है 12, तो 2 × 12 कर देना है, प्लस हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4 आया है, तो 4 ही रहेगा, प्लस ऑक्सीजन देखो कितने आए हैं, 2, 16 गुना ये हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये 24 हो गया, और 24 4 ये 36 हो गया, नहीं 12 में 24, 24 4 26 हो गया, और 26 32 को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 3, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 9, 98 आएगा। कितना आएगा, 98 आएगा। जरा टोटल कर लीजिएगा, 12 दूना 24 और 4 26, इसको जरा टोटल कर लीजिएगा सही से, इसको जरा सही से टोटल कर लीजिए। 12 दूना 24 और 4 28, और 28 और ये 32 जोड़ना है, गलती हो गई थी। तो 28 और 32 जोड़ेंगे तो 8 2 10 1 हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, यानी कि कितना आएगा, 60। एसिटिक अम्ल का अणुभार MB कितना आएगा, 60। और भी हमको क्या जरूरत है, WA, विलायक का भार चाहिए। तो यहाँ पर विलायक का भार देख लें कितना दे रखा है सवाल में। विलायक का भार हम लोग कहाँ से दिखाते हैं, WA से, और कितना दे रखा है, 75 ग्राम दे रखा है। और जबकि मोललता में हम लोग विलायक का भार काहे में रखते हैं, किलोग्राम में। तो इसको चेंज कर लें किलोग्राम में, 1000 से डिवाइड कर दें इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 75 × 25,
चौको 100 कर लें, चलो तो कितना कर लें, डिवाइड कर लेते हैं। तो 25 से का डिवाइड करते हैं तो 25 तिहाई 75 और नीचे 25 चौको 100, 40, 3/40 किलोग्राम आ जाएगा। अब हम लोग फार्मूला अपना लगा देते हैं मोललता का। मोललता यानी स्मॉल m बराबर क्या होता है, विलेय, WB वो भी काहे में, ग्राम में, अपॉन में विलेय का अणुभार यानी MB और इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। ये फार्मूला हमारा लगेगा, तो लगा दीजिए। m बराबर WB देखो कितना सवाल में दे रखा है, विलेय का भार 2.5 ग्राम लिख दिए। अपॉन में कर देंगे MB, अणुभार देखो कितना विलेय का, ST का अनुपात दे रखा है 60, इंटू विलेय का अणुभार 3 और बटा 40, जब 40 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ से का दशमलव हटाते हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, तो ये जो हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक हो गया। और फिर यहाँ से देखिएगा, ये 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, 5 एकन 5 पचम 25। ठीक है, तो m बराबर जो आएगा यहाँ से वो 5/3 आएगा। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से, नहीं नीचे तो 9 आया है ना, हाँ 9 आया है, क्योंकि 3 ये था और 3 ये भी तो है, 9 आया। ठीक, इसको डिवाइड कर लीजिए तो 50 0.50 हो गया, 9 पचे 45, फिर 5 आया, फिर 9 पचे 45। ठीक है, तो 0.55 मोल प्रति किलोग्राम इसकी मोललता आएगी, यानी कि m का जो मान आएगा वो आएगा 0.55 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये इसका आ जाएगी मोललता। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखेंगे हम लोग सवाल। 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया तो जो विलयन बना उस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। यह मोललता क्या होगी। 10 ग्राम NaOH है, यानी कि अब घुलो काहे में रहा है, 500 ग्राम जल में घुल रहा है, तो यहाँ पर विलेय कौन है, 10 ग्राम NaOH और विलायक यहाँ पर कौन है, 500 ग्राम जल। ठीक है, तो हम लोग इसकी मोललता निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी से। देखिए इसमें क्या है, विलेय का भार पहले देख लीजिए क्या दे रखा है, क्योंकि हमको सूत्र में रखेंगे तो जरूरत पड़ेगी। विलेय का भार कौन, WB कितना दे रखा है, 10 ग्राम, कितना दे रखा है, 10 ग्राम। और विलेय का अणुभार भी निकाल लीजिए, क्योंकि इसका भी जरूरत पड़ने वाली है हमको। तो विलेय का अणुभार, और विलेय का जो अणुभार होता है उसको हम काहे से लिखते हैं, MB से। कितना हो जाएगा, NaOH का अगर हम निकालेंगे, NaOH का अगर हम लोग अणुभार निकालेंगे तो क्या आएगा, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, कितना आ जाएगा, 40। और यहाँ पर विलायक का भार भी दे रखा है, क्योंकि सूत्र में इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो विलायक का भार क्या दे रखा है, WA कितना दे रखा है, 500 ग्राम। इसको किलोग्राम में बदल लीजिए, क्योंकि हम लोग मोललता में जो भार विलायक का लेते हैं वो किलोग्राम में लेते हैं। तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 kg आ जाएगा। ठीक, सीधे उठा के फार्मूला अप्लाई करते हैं। मोललता स्मॉल m बराबर क्या होगा, WB ग्राम में अपॉन MB यानी कि विलेय का अणुभार इंटू WA यानी विलायक का भार, और किसमें, किलोग्राम में। तो m बराबर वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे यहाँ पर। WB का मान कितना है, 10, MB कितना आया, 40 और WA कितना आया, 1/2 है तो ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, देखिए यहाँ से 10 एकन 10, 10 चौको 40 और 2 एकन 2, 2 दूना 4। तो m बराबर कितना आ गया, 1/2। m बराबर कितना आ गया, 1/2, यानी कि जो मोललता आई वो कितनी आई, 0.5 मोल पर किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसान सवाल आते हैं,
कोई बहुत कठिन सवाल नहीं आते हैं मोलरता से, नॉर्मलता से, मोलरता से। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप बिल्कुल बेझिझक सवाल आप पेपर में एग्जाम में लगा लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। देखिएगा आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सवाल लेके आए हैं मोलरता से। ऐसे प्रश्न जो मोलरता से आते हैं वो थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। अभी तक हमने पीछे के जो दो सवाल देखे दोनों बिल्कुल आसानी से लग जाने वाले, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिमाग हमारा हिलेगा कि कैसे क्या होना है। ठीक है, तो देखिए जरा इसको पढ़िए समझिए पहले। 1 लीटर 93% H2SO4 विलेन, ब्रैकेट में लिखा है W/V। हमने आपको विलेन की सांद्रण ज्ञात करने की जो विधियां बताई हैं उनमें हमने बता रखा है, एक तो भार बटे भार यानी W/W प्रतिशत ज्ञात करने को बताया है, एक हमने W/V%, एक हमने V/V%, 1 ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, मोलरता सब चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विलेन की जो सांद्रता है वो काहे में है, W/V यानी कि भार बटे आयतन में। और इसका मतलब होता है कि W जो है इसमें विलेय का भार ग्राम में रहेगा और जो आयतन रहेगा वो ml में रहता है। काहे में रहता है, ml में। तो 93% का मतलब यहाँ पर है, आप सोल्यूशन में जरा इस बात को लिख लेंगे ना, आप भूल जाएंगे। 93% H2SO4 से तात्पर्य क्या है हमारा, 93% H2SO4 से तात्पर्य 93 ग्राम H2SO4 100 ml में घुला है। बात समझ गए, W/V का मतलब यही था यहाँ पर। ठीक है, 100 ml में घुला है। तो फिर यहाँ पर इसका मतलब W भी कितना हो, यानी कि विलेय का भार में पता चल गया, क्योंकि मोलरता में हमें विलेय का भार चाहिए है। तो विलेय का भार यहाँ से हमें पता चल गया, विलेय का भार WB पता चल गया कितना, 93 ग्राम। कितना, 93 ग्राम। अब हमें क्या चाहिए है, विलेय का अणुभार चाहिए है। तो यहाँ से हम विलेय का अणुभार देख लें कितना आएगा। तो विलेय का अणुभार यानी कि MB। अब विलेय का अणुभार निकालना किसका है, H2SO4 का। किसका, H2SO4 का, क्योंकि विलेय कौन है, H2SO4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से देख लीजिए। हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन है, सल्फर का 32 और ये ऑक्सीजन 4 है, तो 64। ठीक है, देख लीजिए कितना आएगा यहाँ से, 4 2 6 2 8। ठीक है, 4 2 6 2 8 और 6 3 9, 98 आ गया ये। अब यहाँ पर एक समस्या है कि हमें विलायक का भार यहाँ पे नहीं सवाल में दे रखा है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसके लिए उन्होंने सवाल में दे रखा है घनत्व। क्या दे रखा है, घनत्व। बिल्कुल जबरदस्त सवाल है, दिमाग चकराने वाला। घनत्व यहाँ पर दे रखा है, उस घनत्व की सहायता से हम विलायक का भार यहाँ पर निकाल लेंगे। क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो फिर निकाल लें यहाँ से। तो अगर इसको हम पक्षांतर कर लें तो द्रव्यमान बराबर यहाँ पर यहाँ से क्या जाएगा, घनत्व गुणे आयतन आ जाएगा। निकाल लेंगे, घनत्व दे रखा है सवाल में 1.84 और गुणे आयतन कितना दे रखा है, 100 ml। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1.84 को 100 से गुणा करेंगे तो 184 ग्राम आ जाएगा। और ये जो 184 ग्राम आया इसमें H2SO4 भी 93 ग्राम शामिल है। ठीक है, ये पूरा विलेन का द्रव्यमान आया है। तो यहाँ से हम विलायक का भार नहीं निकाल लेंगे, इसलिए विलायक का भार
कितना हो जाएगा यहाँ से विलायक का भार यानी WA, और विलायक का भार यहाँ से क्या हो जाएगा, जो विलयन का भार टोटल आया है 184, इसमें से हम लोग का घटा दें विलायक का भार, क्या घटा दें विलायक का भार। विलायक का भार कितना है 93, इसको अगर हम घटा दिए तो कितना आएगा, 4 में से 3 क्या आएगा 91 ग्राम आएगा। कितना आएगा 91 ग्राम। बस अब तो हमारी सारी कहानी हल। अब तो हम मोलता निकाल लेंगे, विलेय का भार भी पता है, विलेय का अनुभार भी पता है, विलायक का भार नहीं पता था वो भी पता हो गया। ठीक है, तो आसानी से अब हम निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख दो ना, नीचे दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ से इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो देखो जरा फार्मूला यही लिखे दे रहे हैं, जिससे कि आप फार्मूला क्या होगा, मोललता M बराबर WB काहे में ग्राम में, MB यानी कि विलेय का अनुभार इंटू विलायक का भार काहे में किलोग्राम में। ठीक है, अब आइए सवाल में वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो M बराबर WB, देखो सवाल में कितना दे रखा है 93, और MB अनुभार कितना था 98, अनुभार 98 लिख दिया, इंटू विलायक का भार WA हमने अभी निकाला 91 ग्राम। लेकिन यहाँ पर विलायक का भार ग्राम में आया है, और विलायक का भार मोललता में रखते हैं हम लोग काहे में है किलोग्राम में। तो क्या कर लेंगे, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो M बराबर, जब इसको आप सोल्यूशन इसका करेंगे कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहाँ से आएगा 10.42 मोल पर किलोग्राम। ये आएगी क्या मोलरता, ये क्या आएगी मोललता, मोलैलिटी, मोललता आएगी कितनी 10.42 मोल प्रति किलोग्राम। तो इस तरह के भी मोललता से सवाल आपसे थोड़ा सा अगर घुमाने का प्रयास एग्जामिनर करेगा तो इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन आपका अगर कॉन्सेप्ट दमदार है, बस हमें फार्मूला अगर ये पता है तो हम जो चीजें हैं निकाल लेंगे। यहाँ पर विलायक का भार नहीं था तो उसके लिए हमको सवाल में हिंट भी तो दे रखी थी, घनत्व तो इसीलिए इसी बात के लिए दे रखा था कि हम वहां से द्रव्यमान पता कर लें विलायक का भार। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से सब लोग। अब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है हमारा मोल प्रभाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोल प्रभाज, या इसी को मोल अंश भी बोलते हैं, या इसी को मोल अंश के नाम से भी पूछा जाता है, मोल अंश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी में भी पूछा जाता है और इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश, तो इसमें आपको सभी को पता है कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो विलयन में 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो जिस भी घटक का हमको मोल प्रभाज या मोल अंश निकालना होता है तो उस घटक के मोल प्रभाज, उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। बात समझ रहे हैं? और कुल जो घटक का जो मोलों का रहेगा संख्या वो किसकी किसकी रहेगी, विलेय और विलायक दोनों की। इसको लिखिएगा जरा, देखिए लैंग्वेज की भाषा कैसे लिखेंगे, दिखाए किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज, किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के
उस घटक के मोलों की संख्या तथा उपस्थित कुल मोलों की अब यहाँ पर कुल मोल जो है इसमें कौन है, विलेय और विलायक दोनों के मोल शामिल होंगे कुल में, विलेय प्लस विलायक दोनों के, ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, संख्या के अनुपात के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल। अब जैसे विलेय में किसी भी घटक का कह रहा है, मान लो हम विलेय का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना हो, तो अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है, अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है, विलेय का मोल प्रभाज्य या मोलंश या मोल फ्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा, विलेय का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है तो हमको इसको प्रदर्शित कहाँ से करते हैं, x से, कैसे, x से। तो अगर विलेय का निकालना है तो हम xb ले लेंगे, और फिर जिस घटक का निकालना है उसके मोल यानी कि विलेय के मोल, तो विलेय के मोल क्या होंगे, यहाँ पर हम लिख दें वरना आप लोग समझ नहीं पाएंगे, हिंदी में पहले लिखे दे रहे हैं, विलेय के मोल और अपान में कुल मोल, ठीक है। तो विलेय के मोल क्या होते हैं, n, मोल को कैसे दिखाते हैं, स्मॉल n से, और विलेय के हैं तो nb, और n और टोटल के लिए, कुल मोल के लिए विलेय के हम t दिखाएंगे। तो यहाँ से जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा xb, यानी कि विलेय का जो मोल प्रभाज्य है वो क्या है, nb अपान nt, यानी विलेय के मोल और कुल मोलों के अनुपात के बराबर कौन होता है, उस घटक का मोल प्रभाज्य जिसका हमको निकालना है, विलेय का निकालना है तो विलेय का मोल प्रभाज्य हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमको विलायक का निकालना है, मोल प्रभाज्य, विलायक का मोल प्रभाज्य, ऐसे ही अगर हमको विलायक का मोल प्रभाज्य ज्ञात करना है तो हम विलायक का ज्ञात कर लेंगे, क्या दिक्कत है। मोल प्रभाज्य को हम लोग x से दिखाते हैं, x बनाएंगे, विलायक के लिए हम लोग a यूज करते हैं, a, x से क्या हो जाएगा, अब जिसका निकालेंगे मोल प्रभाज्य उसी के मोल, यानी कि विलायक के मोल क्या होंगे, n, मोल को कैसे दिखाते हैं, n, a हो जाएंगे और अपान nt, ठीक है। ये हो जाएगा विलायक का मोल प्रभाज्य, ये हो गया हमारा विलेय का मोल प्रभाज्य। और जो कुल मोलों की संख्या होती है यहाँ पर क्या होती है, यानी कि जो दोनों घटकों के जो मोल प्रभाज्य होंगे XA और प्लस XB, यानी विलेय के मोल प्रभाज्य और प्लस विलायक के मोल प्रभाज्य दोनों का जो टोटल होता है वो 1 के बराबर होता है। क्या होता है, दोनों का टोटल क्या होता है, 1 के बराबर। अगर किसी भी विलयन में हमें एक घटक के मूल प्रभाज्य पता हो जाए तो हमें दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम एक से घटा के ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दोनों का विलेय और विलायक दोनों के मूल प्रभाज्यों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। और मात्रक का अगर देख लें तो मात्रक कभी कभी अगर आपसे बाई चांस MCQ प्रश्नों में, बहुकल्पी प्रश्नों में पूछ लिया जाए तो मूल प्रभाज्य का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आप लिख लेंगे, मूल प्रभाज्य का कोई मात्रक, मूल प्रभाज्य का कोई मात्रक नहीं होता है, मूल प्रभाज्य का कोई मात्रक नहीं होता है। तो इतनी सी जानकारी आपको अगर मूल प्रभाज्य की रहेगी तो आपसे थ्योरी भी हो जाएगी, और इससे संबंधित कोई भी न्यूमेरिकल प्रश्न आता है तो आप चुटकी
बजाते हुए हल कर लेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे मेरे रसगुल्ले, सभी निश्चिंत रहेंगे, मेरे जिगर के टुकड़े सभी लोग निश्चिंत रहिए। बिल्कुल आपको हम इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे कि आप न्यूमेरिकल में भी क्या हो जाएंगे, बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक हैं जिससे न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये पहले तो आप मोल प्रभाज मोल अंश को समझ लीजिएगा। किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक, किसी घटक से मतलब विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। चाहे हम विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करना चाहें और चाहे विलायक का, तो हम किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालते हैं उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, उस घटक का मोल प्रभाज के बराबर होता है। ठीक है, तो ये विलेय का मूल प्रभाज है एक्स बी बराबर एन बी अपान एन टी, और ये विलायक का मूल प्रभाज है एक्स ए बराबर एन ए अपान एन टी। टोटल जो होगा दोनों के मूल प्रभाजों का योग एक होता है और मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इससे संबंधित न्यूमेरिकल देखते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। देखिए मूल प्रभाज से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा गया है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया। ठीक है, विलेय यहाँ पर कौन है, विलेय यहाँ पर कौन है जो घुल रहा है, किसे घोला गया है 40 ग्राम NaOH को, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, विलेय है। और जिसमें घोला गया है, जल में घोला गया है, जल क्या है यहाँ पर, विलायक है। तो दोनों घटक जो विलयन बनेगा NaOH और जल को आपस में मिलाने पर, तो उस विलयन में जो भी दोनों घटक हैं उन दोनों घटकों का क्या पूछ रहा है, मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यानी कि विलेय का मूल प्रभाज एक्स बी और विलायक का मूल प्रभाज एक्स ए, दोनों हमें निकालने हैं। तो लेकिन हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी हमने आपको बताया था कि जो हमने अभी आपको थ्योरी पढ़ाई मूल प्रभाज की, उसमें अगर हमको विलेय का निकालना है तो एक्स बी बराबर क्या करते थे हम, एक्स बी बराबर क्या करते थे, एन बी अपॉन एन टी। एन बी क्या होता था, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम लोग, भार बटे अणुभार से। तो यहाँ पर विलेय का भार, विलेय का अणुभार भी हमें जरूरत पड़ेगी, तभी जाके वहां पर विलेय के मोलों की संख्या एन बी निकल पाएगी। और जब एन बी निकल पाएगी तो ऐसे ही हम विलायक के भी मोल निकाल लेंगे एन ए, तभी तो हमारा एन टी टोटल आएगा विलेय और विलायक के मोल। जरा देखिएगा एक सवाल, समझिएगा कैसे लगेगा ये। तो यहाँ पर देखिएगा जो विलेय है, विलेय का भार, विलेय का भार यानी कि डब्ल्यू बी, और कितना दे रखा है 40 ग्राम, कितना दे रखा है 40 ग्राम। और विलेय का अणुभार भी हमें जरूरत पड़ेगी। विलेय है कौन हमारा, NaOH, ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं। तो विलेय का जो अणुभार होगा, अब विलेय का अणुभार होता क्या है, अणुभार को दिखाते हैं m से, Mb हो जाएगा। कितना NaOH का अणुभार आएगा, सोडियम का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन एक, कितना हो जाएगा ये 40। ठीक है, तो भार भी पता हो गया, अणुभार भी पता हो गया। तो यहाँ से हम विलेय के मोलों की संख्या नहीं निकाल लेंगे। विलेय कौन है हमारा, NaOH, और NaOH के मोलों की संख्या नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, के मोल की संख्या निकल आएगी यहाँ से, क्या हो जाएगी, NB बराबर भार बटे अणुभार। तो भार कितना दे रखा है, देखो WB और अपान MB, मान रख देंगे यहाँ से। WB दे रखा है 40, MB कितना आया 40। ठीक है, तो मामला कट गया, एक आया, यानी NB यहाँ से कितना आया, विलेय के मोल की संख्या कितनी आई, एक। विलेय की मोल की संख्या कितनी आई, एक। ऐसे ही हम लोग इधर विलायक के लिए सब निकाल लेंगे, काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर विलायक का भार, विलायक का भार यानी कि कौन, भार को हम लोग दिखाते हैं W से, विलायक है तो A, और विलायक का भार कितना दे रखा है 90 ग्राम, कितना दे रखा है 90 ग्राम। और विलायक का अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमको इसके मोल निकालने पड़ेंगे। तो विलायक, और विलायक है कौन यहाँ पर, जल, H2O है। तो विलायक का अणुभार, अणुभार यानी कि
एम ए, कितना आता जल का, कितना होगा 18। कैसे, H2O, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक 16 2 18, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग विलायक के जो है क्या निकाल लेंगे, H2O, विलायक हमारा क्या है H2O जल, H2O के मोल यहाँ से निकाल लेंगे हम, मोलों की संख्या निकाल लेंगे यहाँ से, मोलों की संख्या यानी कि क्या एन ए। तो यहाँ से एन ए बराबर क्या आ जाएगा, विलेय, एन ए बराबर क्या आ जाएगा, विलेय का भार। तो भार कितना है देखो 90 और अणुभार कितना 18, डिवाइड कर देंगे 5 आ जाएगा। तो एन ए आ गया यहाँ से 5। तो जब एन ए 5 आ गया तो एन टी कितना हो जाएगा भाई, एन टी कितना हो जाएगा, एन टी बराबर क्या होता है एन ए प्लस एन बी। तो यहाँ से एन टी कितना आ गया, एन ए कितना आया था देखो 5, और एन बी अभी निकाले, विलेय के मोलों की संख्या 1, कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि टोटल मोलों की संख्या कुल कितनी आई, उन दोनों घटकों के कुल मोलों की संख्या कितनी आई 6। अब हम आसानी से दोनों घटकों के मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा, एक्स बी बराबर एन बी अपान एन टी। तो एक्स बी, एन बी देखो कितना आया था 1, एन टी कितना आया 6, ठीक है 1/6 आ गया इसका आंसर। ऐसे ही इधर निकाल लेंगे हम लोग विलायक का मोल प्रभाज, यानी एक्स ए बराबर एन ए अपान एन टी। तो एक्स ए यानी विलायक का मोल प्रभाज, एन ए अभी निकाले हम लोग 5 आया, कितना आया 5, और एन टी कितना आया 6। चाहो तो इसको फ्रैक्ट दशमलव में भी मान निकाल सकते हो, वरना ऐसे ही आंसर छोड़ देना, ठीक है। तो इतना आया, एक्स विलायक का जो मोल प्रभाज आएगा वो 5/6, और जो विलेय का मोल प्रभाज आएगा वो 1/6, ठीक है। इस तरह से सवाल लगेंगे। केवल कुल मिला के फार्मूला हमारा यही लगना था, फार्मूला हमारा यही लगना था, लेकिन एनबी निकालना था, और एनबी तभी निकलता है जब हमें भार पता हो, अणुभार पता हो। तो इसलिए हमने भार अणुभार दोनों यहाँ पर पता करे। ऐसे इधर विलायक के लिए किए, टोटल दोनों के मोल प्रभाज पूछ रहा था विलयन में, विलेय और विलायक के दोनों के मोल प्रभाज हमने निकाल लिए। इस तरह से सवाल आते हैं, किससे, मोल प्रभाज या मोल अंश से संबंधित। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। देखिए एक सवाल ये आपसे मोल प्रभाज से संबंधित पूछा गया है। NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज 0.08 है, तो H2O का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आपको पता है, हमने बार बार यही रिपीट करते हैं कि विलयन जो भी होगा इसके दो घटक होंगे, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। यहाँ पर देखिए NaCl के जलीय विलयन में कह रहा है, यानी कि जल जो होगा उसमें NaCl को घोला गया है, तभी तो NaCl का जलीय विलयन बना होगा। तो NaCl है यहाँ पर विलेय, और विलायक कौन होगा यहाँ पर जल। तो विलेय जो है NaCl, इसका मोल प्रभाज दे रखा है 0.08, तो H2O का मोल प्रभाज कह रहा है। बहुत ही आसानी से सवाल लग जाएगा। देखिए जरा यहाँ पर आपका विलेय जो है, विलेय का मोल प्रभाज दे रखा है सवाल में, विलेय का मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को कैसे दिखाते हैं x, और विलेय है तो b, यानी कि विलेय का मोल प्रभाज दे रखा है कितना 0.08, और विलायक का पूछ रहा है, यानी कि जल का। किसका पूछ रहा है, जल का। विलायक जल ही, जल विलायक ही तो है, और विलायक का मोल प्रभाज पूछ रहा है, विलायक का मोल प्रभाज आपसे वो पूछ रहा है, यानी कि XA पूछ रहा है। तो अभी तो हमने आपको बताया था, चूंकि XA प्लस XB बराबर क्या होता है 1, ये बात अभी आपको हमने बताई थी जब मोल प्रभाज बता रहे थे। तो दोनों के विलेय, XB विलेय और XA विलायक, दोनों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 होता है, और 1 का मोल प्रभाज सवाल में तुम्हारे दे रखा है विलेय का, यानी XB का मान दे रखा है। तो XA नहीं निकल आएगा यहाँ से, XB का मान 0.08 दे रखा है बराबर 1। तो XA बराबर क्या आ जाएगा, विलायक का मोल प्रभाज क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.08। तो XA बराबर आ जाएगा 0.92, जो विलायक होगा, विलायक जल
जो जल का मूल प्रभाज यहाँ पर आएगा एक्स से कितना आएगा 0.92। एक्स से क्या है विलायक है, और विलायक कौन है यहाँ जल, जल का ही मूल प्रभाज पूछ रहा था, एक्स से आ गया हमारा 0.92। अतः यहाँ पर जल का जो मूल प्रभाज होगा वो कितना होगा 0.92। वेरी इजी सवाल, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर पूछ लिया। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से सवाल देखिए। ये तीसरा सवाल है, मोल प्रभाज से संबंधित पूछा है, जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 46% है, विलयन में अल्कोहल व जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर परसेंट में दे रखा है, तो आप इस सवाल में एक तरफ आप विलय लिख लीजिए, क्योंकि इस सवाल में जो जो चीजें दे रखी हैं उनको पहले करना रहेगा। एक तरफ विलय लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिख लीजिए विलायक, दूसरी तरफ क्या लिख लीजिए विलायक, दूसरी तरफ क्या लिख लीजिए विलायक। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा सभी लोग। ठीक है, एक तरफ विलय और दूसरी तरफ विलायक। विलय हमारा क्या है, देखो जल में एथिल अल्कोहल का विलयन 46% है, यानी कि जल हमारा यहाँ पर विलायक है। और वैसे भी कैसे, एथिल अल्कोहल का 46% एथिल अल्कोहल है और परसेंट होता है 100, तो जल तो 54% होगा ही, जल ज्यादा है ना, जो माध्यम ज्यादा होता है वही तो हमारा विलायक होता है। तो यहाँ पर जल ही विलायक है हमारा। तो यहाँ पर विलय हमारा क्या है एथिल अल्कोहल, क्या है एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल विलय जो है, विलय का भार यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो विलय का भार, विलय का भार यानी WB 46% से मतलब 46 ग्राम, कितना 46 ग्राम दे रखा है। तो यहाँ पर विलय का अणुभार भी निकाल लीजिए, क्योंकि जरूरत पड़ेगी हमें अभी। विलय का अणुभार और विलय का अणुभार निकालेंगे। विलय है हमारा कौन, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। तो विलय का अणुभार यहाँ से आ जाएगा कितना, ऐड कर लीजिए। कार्बन देखो 2 इसमें आए हैं, तो एक कार्बन का होता है 12, तो 2 × 24 हो गया। हाइड्रोजन 5 और 6 आए हैं, तो 6 ऐड कर देंगे। ऑक्सीजन 1 आया है, तो 16 जोड़ देंगे। कितना आएगा टोटल 46 आएगा। कितना आएगा टोटल 46। अब यहाँ से हम मोल की संख्या निकाल लेंगे, यानी NB। भाई विलय के मोल निकालने हैं, होता क्या है सूत्र, भार बटे अणुभार, यानी WB/MB। WB है 46 और MB भी आया है कितना 46, कितना आ गया 1, यानी NB आ गया 1। NB क्या आ गया 1। इधर आ जाते हैं, विलायक की कंडीशन देख लेते हैं। विलायक को हम लोग A से प्रदर्शित करते हैं, विलय को हम लोग काहे से दिखाते हैं, B से। अब विलायक का देख लीजिए, यहाँ पर विलायक का भार यानी कि WA, विलायक का मतलब WA का भार यहाँ देखो कितना दे रखा है, क्योंकि ये जब 46 था तो 100 में से 46 अगर घटाएंगे, 100 - 46 करेंगे तो 54 ही तो आएगा। तो 54 ग्राम जो होगा वो जल होगा। अब जल का अणुभार निकाल लेंगे यहाँ से, यानी H2O का, H2O का अणुभार कितना है पता है आपको, Ma कितना आएगा यहाँ से 18। तो यहाँ से Na नहीं निकाल लेंगे, जल के मोलों की संख्या Na नहीं निकाल आएगी, कैसे WA/Ma, भार बटे अणुभार से निकल आएगी। तो कितना है 54 और बटे 18, 18 3 54, तो Na आ गया कितना 3। Na आया 3, NB आया 1, तो NT टोटल मोलों की संख्या NT नहीं पता चल जाएगी, Na + NB कर देंगे तो टोटल मोल नहीं पता चल जाएंगे। NT कितना आएगा यहाँ पर देखिए, Na कितना आया 3 और NB आया 1, कितना आया 4, NT आ गया 4। अब क्या है, बचा ही क्या है, बस फार्मूला लगा देंगे। विलय क्या मूल प्रभाज निकालना है, तो इधर हम लोग विलय निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे विलय। अब विलय हमारा है कौन यहाँ पर एथिल अल्कोहल, यहाँ पर XB बराबर क्या होता था NB/NT। भाई मोल प्रभाज की परिभाषा भी हमने क्या लिखाई थी, किसी भी विलयन में जिस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है उसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या का अनुपात होता है। ठीक है, तो XB = NB/NT। तो XB यानी एथिल अल्कोहल का जो मोल प्रभाज आएगा XB, NB कितना है 1, NT कितना है 4, 1/4 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे इधर देख लेते हैं।
इसमें विलायक का यानी कि जल का मूल प्रभाज पूछ रहा है, तो जल यहाँ विलायक है, एक्स ए क्या आ जाएगा Na/Nt। एक्स ए बराबर क्या आ जाएगा Na कितना है, Na का मान अभी निकाले हैं 3 और Nt कितना टोटल आया 4, तो ये 3/4 आ गया। दोनों के मूल प्रभाज पता चल गए। एथिल अल्कोहल का मूल प्रभाज XB आया और जल का मूल प्रभाज X से 3/4 आया। कैसे लगे सवाल? बिल्कुल 100% आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर हम आ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, और आप जब एग्जाम देने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ रोहित सर सही कह रहे थे। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल आपको हम पढ़ा रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को देख के ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। अगर आपके लिए हम मेहनत करते हैं तो क्या आपको खाली लाइक का बटन ही टच करने में दिक्कत है? लाइक जरूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।